वैक्सीन दो एग्जाम लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा तो होगी, लेकिन कब, कैसे और कहां, ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा कैसे और कब करवाई जाए, इसको लेकर केंद्र और सभी राज्यों के बीच बैठक भी हुई, लेकिन बेनतीजा रही। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अपने आखिरी सुझाव 25 मई तक भेजने को कहा है। 1 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सीबीएसई के अधिकारियों की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इसी बैठक में 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। हालांकि केंद्र के साथ मीटिंग में दिल्ली को छोड़कर कमोबेश सभी राज्यों ने हालात सुधरने पर परीक्षा करवाने की बात कही। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना था कि कोरोना संकट के वक्त बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवाना बहुत बड़ी नासमझी होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में परीक्षा के लिए ना तो बच्चे तैयार हैं, ना उनके अभिभावक और ना शिक्षक। सिसोदिया ने कहा कि पहले बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए, उसके बाद परीक्षा ली जाए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी परीक्षाएं आयोजित किए जाने की तैयारी पर चिंता जताई और कहा कि इस वक्त विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा ज्यादा मायने रखती है। तो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ खड़ा हुआ है कि परीक्षाएं ली जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि भविष्य का सवाल भी है, लेकिन जान भी दांव पर लगी हुई है। सुरक्षा भी यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्व रख रही है छात्रों की, और इसी को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि राज्य और केंद्र सरकार। सुझाव मांगे गए हैं, तो इन्हीं बातों को लेकर आज हम भी हाजिर हुए हैं कुछ सवालों के साथ। पहले डाल लेते हैं नजर, उसके बाद करेंगे एक्सपर्ट से बात। तो कोरोना काल में 12वीं की परीक्षा पर संशय बना हुआ है। वैक्सीन से पहले परीक्षा लेना सही या गलत? महामारी के इस दौर में परीक्षा लेना कितना सही है, सवाल सबसे बड़ा यही। क्या परीक्षा से पहले छात्रों को वैक्सीन लगाना जरूरी है, या एग्जाम की जगह कोई और रास्ता निकालना चाहिए? क्या एग्जाम की जगह कोई और दूसरा विकल्प हो सकता है, ये भी बात सामने आ रही है। तो इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल हो, कोई राय, कोई सुझाव हो, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकारों का अलग अलग मत जो है वो सामने आ रहा है। कुछ राज्य सरकारों ने हालात सामान्य होने पर परीक्षाएं करवाने की बात कही है, परीक्षाएं आयोजित करवाने की। तो कुछ राज्य सरकारें अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने खुलकर इस बात का विरोध किया है, जिनमें से एक दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार ने तो साफ कह दिया है कि पहले यहाँ पर वैक्सीनेशन होना चाहिए, उसके बाद जो है परीक्षा आयोजित करवाने की बात की जानी चाहिए। वैक्सीनेशन किसका होना चाहिए, क्योंकि अभी जो बात सामने आ रही है वो ये है कि 12वीं के जो बच्चे हैं उनमें कई ऐसे बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। तो अभी वैक्सीनेशन 18+ के लिए है। तो क्या इन बच्चों का वैक्सीनेशन होगा, और अगर होता है तो वो कितना सेफ होगा? बात करेंगे इस पर। हमारे साथ जुड़े हैं शिक्षाविद अनुराग धारीवाल और दिल्ली अभिभावक संघ के सदस्य गौतम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले जो शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हैं अनुराग धारीवाल, उनसे मैं जानना चाहूंगी। अनुराग जी, 12वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से एक बड़ा सवाल बन गई है। क्या लगता है कैसे इसका हल निकलेगा, ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा? देखिए, जब हम सेम इसी प्लेटफॉर्म पे आज से 1 साल पहले हम बैठे थे, तो उस टाइम भी ये सुझाव दिया था मैंने कि हरियाणा के जैसे भारत के विभिन्न प्रकार के बोर्ड हैं, जैसे सीबीएसई है, एचबीएसई है, आईएएसई है और विभिन्न स्टेट बोर्ड है। तो उस टाइम मैंने एग्जांपल दिया था इस चीज का कि आप जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ हर महीना कुछ ऐसी असेसमेंट हो कि देखो, उस समय हमें अंदेशा था कि इसकी सेकंड लहर आएगी, और उस समय सलाह दी थी इसी चैनल के ऊपर कि हर महीना जो आप पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, उसी के बेस पे उसकी असेसमेंट ली जाए, ताकि बाय चांस की मार्च या अप्रैल में यदि सब दोबारा वो लहर आ जाए तो उस समय उस असेसमेंट के बेस के ऊपर उन बच्चों को पास किया जा सके। और किसी भी किसी बोर्ड ने शायद इस बात को नहीं माना या इस बात को नहीं समझा, और आज उस फेस को सामना करे उस सिचुएशन को। दूसरा, अब क्या हो सकता है? चलो हमने उसे निकाल दी असेसमेंट वाली, अब क्या हो सकता है? अब ऑप्शन अपने पास ये है कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बजाय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए जाएं, और उनको किसी भी प्लेटफॉर्म से, जैसे ऑनलाइन आप एजुकेशन आप दे रहे हैं, कभी हमारे लगभग 90% बच्चे ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, तो किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन एजुकेशन ली जाए, क्योंकि 10वीं और 12वीं के दोनों ही एग्जाम जरूरी हैं। क्योंकि इसके बाद बच्चा सिविल सर्विस में जाना चाहेगा, बीटेक में एडमिशन लेना चाहेगा, या किसी और कोर्स में एडमिशन लेना चाहेगा, तो वहां पर उसके मार्क्स जरूरी है।
बिल्कुल, ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर आगे का जो भविष्य का रास्ता है वो निर्धारित होता है कि बच्चा किस स्ट्रीम में जाना चाह रहा है और किस में उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसमें जो विकल्प यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से भी सुझाए गए हैं, उन विकल्पों को आप कैसे देख रहे हैं? जिसमें ये कहा गया है कि जो 19 प्रमुख विषय हैं उनकी नियमित परीक्षा लें या छात्रों के पंजीकरण वाले स्कूलों में कम अवधि की परीक्षा लेने की बात यहाँ कही गई है। देखिए, 2 इसमें ऑप्शन है जो मैंने बताया है कि तो जो परीक्षा का समय है वो कम कर दिया जाए। हुँ, बच्चे को उसी स्कूल में बच्चा सीबीएसई दूसरे स्कूल में ना जाने बजाय उसी स्कूल में एग्ज़ाम दे दे। तीसरा उन्होंने कहा है कि मेन पेपर ले ली जाए। पर तीनों ही ऑप्शन से बड़ी जटिलता इसमें निकल के आएगी, क्योंकि हर तरह के बच्चे कुछ बच्चे ऐसे आपके होते हैं जो कि दूसरे जो ऑप्शनल पेपर होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं और उन्हीं से मार्क्स ग्रैब करते हैं वो। आपने देखा होगा कि यदि आप भी जब स्टूडेंट रहे होंगे तो किसी न किसी ऐसे सब्जेक्ट में आप बेहतर रहे होंगे, संस्कृत में या किसी जिसकी वजह आपकी पूरी परसेंटेज प्रभावित हुई होगी। हुँ, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप किसी एक विषय को छोड़ दो, एक विषय को ले लो। इसकी अपेक्षा ऑप्शनल टाइप ऐसे डिजाइन किए जा सकते हैं। देखिए, जो सिविल सर्विस की एग्जाम है, देश के जितने भी टॉप एग्जाम है वो सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हुँ। बोर्ड के ऑब्जेक्टिव लेने में क्या दिक्कत है? मुझे ये कभी समझ नहीं आती। भाई बोर्ड के एग्जामों का वो लेवल बनाया जा सकता है, जब एक सिविल से एक आईएएस आईपीएस बन सकता है ऑब्जेक्टिव से, तो बच्चे प्लस टू पास क्यों नहीं हो सकते? आप बताइए मुझे। अनुराग धारीवाल से बातचीत हुई और गौतम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि दिल्ली अभिभावक संघ के सदस्य हैं। गौतम कुमार जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं जो सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं वो कितना लगता है कि कारगर साबित होने वाले हैं, कितना उससे फायदा मिलेगा या कितनी मुश्किलात जो है वो खड़ी होंगी? धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया। मैम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लास्ट ईयर का डाटा है उसके अकॉर्डिंग लास्ट ईयर तकरीबन 12 लाख के करीब बच्चे पार्टिसिपेट किए थे 12th क्लास के एग्जाम। इस वर्ष लगभग 14 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैम, सबसे बड़ा इशू ये है कि जो सीबीएसई जो इनकी एडवाइजरी बॉडी है कल, उन्होंने 2 ऑप्शन मेनली रखा है। फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने ये रखा है कि क्यों ना हम पैटर्न को चेंज करके पेपर की ड्यूरेशन कम कर दी जाए 1.5 घंटे की। जी। दूसरा ऑप्शन मैम इन्होंने ये रखा है कि हम केवल इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर। मैडम, हमने दोनों ही मेथड को प्रोटेस्ट किया है। इसका पहला कारण ये है मैम, अगर ड्यूरेशन को ये कम करते हैं तो अल्टीमेटली गैदरिंग उस पर्टिकुलर प्लेस पे उतनी ही होनी है। जब गैदरिंग उतनी ही होनी है, क्या कोविड वायरस ने यहाँ एग्जाम्प्ट किया हुआ है कि फर्स्ट एंड हाफ एक शुरू के 1.5 घंटे हम आपको फ्री कर देंगे, हम आपको टच नहीं करेंगे? नंबर 1। नंबर टू जी। दूसरी चीज उसके बाद मैम, दूसरी चीज ये आती है कि जब सारी गैदरिंग होगी तो उस समय उनकी हेल्थ इश्यूज को कौन ध्यान रखेगा? 1.5 घंटे के अंदर जब बच्चे इकट्ठे होंगे, चाहे पेपर 3 घंटे का हो या 1.5 घंटे का, गैदरिंग तो अल्टीमेटली उतनी ही होनी है मैम। दूसरी जो पेपर का फॉर्मेट है, देखिए हर बच्चा, एक तो रेगुलर सिस्टमेटिक स्टडीज नहीं हुई मैम, फिजिकल क्लासेस नहीं हुई, बच्चे ऑलरेडी प्रेशर में है, मेंटल प्रेशर में है, उन्होंने एक फॉर्मेट के हिसाब से प्रिपरेशन की हुई है। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने 8 मार्कर, 6 मार्कर, 4 मार्कर्स की प्रिपरेशन की हुई है, उन्होंने 2 मार्कर्स, 1 मार्कर्स नहीं किया। मैम, अगर पैटर्न ही चेंज हो जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो उसे जज ही नहीं कर पाएंगे कि पेपर मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। मीन्स उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो प्लानिंग है, उनकी जो स्ट्रेटेजी है, सारी बेकार हो जाएगी मैम। सेकेंड इशू जो इन्होंने रखा है, सेकेंड मेथड, कि हम एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट का। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, क्या फिर वही बात आती है, क्या वायरस मैथ से डरता है, फिजिक्स से डरता है, केमिस्ट्री से डरता है, इकोनॉमिक्स से डरता है? अगर इनसे नहीं डरता मैम, तो फिर ये हिंदी के पेपर क्यों कंडक्ट कराते हैं? ये हिंदी के पेपर भी क्यों नहीं कंडक्ट कराते मैम? और अगर जो इश्यूज है मैम, इसके साथ ही मैम अगर ये इश्यूज हैं तो मेरा ये मानना है मैम कि क्यों ना हम इसकी बजाय एक रेगुलर असेसमेंट्स के अकॉर्डिंग हम पेपर कर लें। क्योंकि अगर रेगुलर असेसमेंट्स के अकॉर्डिंग पेपर होगी तो मैम इजीली जैसे 12th के बाद जनरली लोग एग्जाम देने जाते हैं मैम, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम है। यूनिवर्सिटीज के एग्जाम का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप 12th के असेसमेंट पे हो जाएगा। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो कंटिन्यूअसली स्टडीज के बेस पे लेती है, वो 11th के बेस पे, 12th के बेस पे, उनके बेस पे असेसमेंट करती है मैम। ऐसा नहीं है कि केवल वो सिर्फ 12th के मार्क्स पे देखती है। तो क्यों ना एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखा जाए
जिससे इन बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है मैम, वो क्रिएट ना हो। बच्चों के ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं आना चाहिए मैम। 14 लाख कैंडिडेट। तो क्या आपको अभी लग रहा है गौतम जी कि अभी जिस तरह के सुझाव सामने आए हैं वो उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होने वाले हैं? इनसे टेंशन तो और बढ़ ही रही है, साथ ही कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चों के लिए भी। डेफिनेटली मैम, बच्चे ऑलरेडी प्रेशर में। किसी ने अपने किसी के घर में फैमिली अफेक्टेड है, कोई खुद अफेक्टेड है मैम। सपोज किसी मैंने एक एग्जाम दे दिया मैम, किसी भी रीजन से, अगले एग्जाम में मेरे को कोविड पॉजिटिव हो गया, या मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, या मेरे सेंटर पे जो बच्चा एग्जाम देने आया वो पॉजिटिव हो गया, मेरी मनोदशा क्या होगी मैम? क्या मैं एग्जाम में जाकर उस कंसंट्रेशन से पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ? क्योंकि एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एकाग्रता। अगर मेरा साथी कोई कोविड पॉजिटिव हो गया मैम, तो मेरी मनोदशा क्या होगी? क्या मैं पेपर लिख सकता हूँ? तीसरी चीज देखिए, 14 लाख स्टूडेंट अगर मैम अपीयर हो रहे हैं, आप लीस्ट प्रोबेबिलिटी मान के चलिए 8% पॉजिटिविटी का। मैम इनके लिए तो एक सिर्फ डाटा है ये। अदरवाइज अगर ध्यान से देखिए मैम, 1% में भी 14,000 स्टूडेंट्स हो जाएंगे मैम। अगर 14,000 स्टूडेंट्स की फैमिली के साथ क्या होगा अगर किसी एक के साथ भी हादसा हो गया? क्या जीवन के सामने मैम जीवन जरूरी है या एग्जाम जरूरी है? इसको क्यों नहीं ये अल्टरनेटिव असेसमेंट? बिल्कुल, इस मसले का क्या हल हो सकता है, यहाँ पर सरकार को किस तरह से आगे कदम पेशी करनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक जुड़े हैं यमुनानगर से, कुलदीप सिंह हमारे साथ। स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार जी कायनात जी। जी नमस्ते मैडम जी, मेरा सवाल है जी आपसे। हम 15-20 दिन है जी, पर बहुत परेशान है। एक हमारे यहाँ किसान ने आत्महत्या करी थी, आर्थिक एकड़ से तंग आएगा, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं पुलिस ने करी। 306 का मुकदमा दर्ज है गया, 5 तारीख ने FIR दर्ज हुई थी और आज थोड़ी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम SP साहब के पास गए थे, उन्होंने हमारी दरखास्त नहीं दी जी। हाँ, आप राज शमशेर सिंह को भी मैंने बोला था, आप इसके ऊपर भी डिबेट चलाओ ना, क्या कारण है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही पुलिस? कुलदीप जी जरा एक बार फिर से बता दें कहाँ की आप बात कर रहे हैं? ये यमुनानगर के सुडाल गाँव है जी। चलिए बिल्कुल, हम इस मुद्दे को देखेंगे और देखेंगे इसमें अभी तक क्या कार्रवाई जो है वो की गई। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। अनुराग धारीवाल जी, सरकार ने 25 मई तक जो है वो सुझाव मांगे हैं राज्य सरकारों से। कई राज्य सरकारों ने कहा है कि हालात के अकॉर्डिंग जो है वो फैसला करेंगे और सुझाव देंगे, सामान्य स्थिति जैसी ही होगी वो परीक्षाएं आयोजित कराएंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हालात थोड़े वक्त के लिए सामान्य होते हैं, फिर स्थिति बहुत असामान्य सी हो जाती है, हालात चिंताजनक हो जाते हैं। तो ऐसे में फैसले क्या लिए जा सकते हैं राज्य सरकार की ओर से, और क्या लिए जाने चाहिए ऐसे वक्त में? इसमें एक सबसे बेहतर फैसला लिया जा सकता है जो विभिन्न दूसरे देशों ने भी लिया है। मैं एग्जांपल देता हूँ कई देशों का, फ्रांस या इटली वगैरह का। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक बोर्ड परीक्षा के पीछे भागने की बजाय उन्होंने एक असेसमेंट तैयार की है। हर बच्चे के पास घर पे वो असेसमेंट गई है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर असेसमेंट है वो, कि बच्चा अपनी सोच से उसको कैसे ले, वो उसकी कॉपी भी नहीं हो सकती क्योंकि हर बच्चे की वो यूनिक मिलेगी। उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर एक असेसमेंट तैयार की है इन मेजर क्लासों के लिए, और वो बच्चे किसी भी माध्यम से उस असेसमेंट को ईमेल के माध्यम से या उनको स्कैन करके किसी माध्यम से अपने उनके स्कूलों में भेजेंगे और उन असेसमेंट के आधार पर उनको मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो ये एक बेटर तरीका है कि बच्चा स्कूल भी नहीं जाएगा, बच्चे को वहां भी नहीं जाना पड़ेगा, बच्चे का विजय सर ने बात बताई कि पैटर्न भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ जो पर्सन जो डिजाइन किए जाएंगे वो इस टाइप पे डिजाइन किए जाएंगे कि नॉर्मली पर्सन के बजाय वो क्रिटिकल थिंकिंग ऊपर आधारित हो और बच्चा उसमें सोच के अपने बेस पर उसका जवाब दे पाए और उसके बेस पे बच्चा रिजल्ट घोषित किया जा सके। बच्चा जब उसके उस बेस पे पर्सन होंगे तो बच्चे को किताब के अंदर नहीं मिले, बच्चा अपने आप सोच के चीज लिखनी पड़ेगी, और जब वो बच्चा सोच के लिखनी पड़ेगी तो वो उसकी बेस्ट असेसमेंट है। चलिए, एक और दर्शक कालका से हमारे साथ जुड़ी हैं, आरती शर्मा। आरती जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। आरती जी मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी मैम जी। रखिए आरती शर्मा जी, माफ कीजिएगा, आरती शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, रखें अपनी बात और अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें। मैम एक तो आपको मुबारकबाद देता हूँ, ये फास्ट टीवी आपकी बहुत सी समस्याओं की बात करता है और उठाता भी है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी जब एजुकेशन की बात है, जब इंजेक्शन नहीं लगे, बच्चे 9th 10th 11 लास्ट ईयर BA के जब ऑनलाइन हो सकते हैं तो 12th के भी ऑनलाइन पेपर ले, ये क्या प्रॉब्लम है? क्यों बच्चों को आग में झोंक रहे हैं?
बच्चे डिस्टेंस नहीं रख पाएंगे, सोशल डिस्टेंस बिल्कुल बच्चे नहीं रख पाए, गली में बच्चे इकट्ठे होते वो सोशल डिस्टेंस नहीं रखते। आप बताइए मैम, सबसे ज्यादा हेल्थ जरूरी है, हेल्थ एंड सेफ्टी। जब बच्चों की हेल्थ के ऊपर ना चले सरकार, मेरा तो ये है, बच्चों की परीक्षाएं ले रही है, 10th बच्चे ऑनलाइन भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत कंप्यूटर में और क्या है सारी चीजें चलाते हैं, ऑनलाइन परीक्षा लें +2 की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरसी शर्मा जी हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक गुरुग्राम से सुंदर सिंह जुड़े हैं, स्वागत है आपका सुंदर जी, रखें अपनी बात। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते मैम, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ऑनलाइन क्लास चलती है लेकिन नेटवर्क बीच बीच में चले जाते हैं, तो उस दौरान टीचर की क्लास नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं बच्चे, तो उनको बाद में ज्वाइन नहीं कराते हैं। ऊपर से फिर टीचर बोलते हैं कि भाई आपने ज्वाइन नहीं की, आपने क्लास मिस कर दी। फिर वो पेरेंट्स को कॉल करके बोलते हैं कि भाई आपका बच्चा क्लास ज्वाइन नहीं करता। जब नेटवर्क प्रॉब्लम पूरे राज्य में आती है, पूरे स्टेट में आती है, हर जगह प्रॉब्लम चल रही है, एक साथ सब बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो इस दौरान जाहिर सी बात है मैडम नेटवर्क इशू तो आएंगे। अब बच्चे ऐसे में क्या पढ़ेंगे, अभी तो उनकी समझ में नहीं आती कि भाई हो क्या रहा है। अब बच्चे को ऊपर से फिर फीस के लिए फोन आते हैं कि आपके बच्चे की अप्रैल की फीस पेंडिंग है, तो ऐसे क्या हम बेरोजगार आदमी, किसान आदमी, अब हमारी फसल के पैसे तक के पेंडिंग है, हम फीस कहाँ से पे कर देंगे। तो ऐसे हालात में सुंदर जी आप क्या मानते हैं, परीक्षा लेने का क्या तरीका निकाला जाना चाहिए? होनी चाहिए परीक्षा या नहीं होनी चाहिए? किस तरीके से ली जानी चाहिए? मैडम, सबसे पहला पॉइंट यही है मेरा कि परीक्षा देखो ऑनलाइन अगर होती है तो बच्चों से भी है कि चलिए, लगता है सुंदर जी से हमारा संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया सुंदर सिंह जी हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। लेकिन जो हमारे साथ इससे पहले दर्शक जुड़े थे कालका से आरसी शर्मा, जो सवाल उन्होंने किया था कि ऑनलाइन परीक्षा होनी चाहिए, उसका जवाब यहाँ पर हम कहेंगे कि सुंदर जी ने कहीं ना कहीं खुद दे दिया कि नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे जो हैं कभी भी उससे डिस्कनेक्ट कर जाते हैं और बाद में जब वो उससे कनेक्ट होते हैं तो उतना समझ में नहीं आता। ऐसे में अगर परीक्षा आयोजित होती है ऑनलाइन तो यहाँ पर नेटवर्क कितना बड़ा इशू बन सकता है ये अपने आप में समझा जा सकता है। अनुराग धारीवाल जी। जी बिल्कुल प्रॉब्लम है ये नेटवर्क वाले। तो देखिए जो रिमोट के एरिया में जो बच्चे रहते हैं, कोई पहाड़ी एरिया है, कोई द्वीप ऐसी जगह, तो बिल्कुल वहाँ दिक्कत है। तो इसका इसलिए मैंने आसान तरीका यही बताया था कि उसकी असेसमेंट बोर्ड की तरफ से भेजी जाए, हर बच्चे के लिए असेसमेंट भेजी जाए और बच्चा उस असेसमेंट को करे और उसको जब उसके पास फ्री टाइम हो उसको मेल कर दे, स्कैन करके उसको मेल कर दे और उनके बेस पर बच्चों के मार्क्स लगाए जाएं। ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि एग्जाम टाल देना चाहिए तो एक साल बच्चों का बड़ा कीमती है। फिर आगे उसमें बात आएगी कि बच्चों को एक साल हर जिस भी जॉब है उस जॉब में एक साल का अवसर एक्स्ट्रा दे दिया जाए या और तरीके आजमाए जाए। तो इन सभी तरीकों की अपेक्षा सबसे आसान तरीका है कि बच्चे को सेल्फ असेसमेंट, जो विभिन्न कंट्री में परिचय पूरी निष्ठा से लागू है, विभिन्न देशों में है वो, कि बच्चा अपने आप और असेसमेंट के आधार पर ही बच्चों के मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो एक तो ये बढ़िया तरीका है। दूसरा, जैसे ऑप्शनल वाला जो तरीका बताया था वो इसलिए शायद कुछ कम कारगर हो क्योंकि बच्चों ने पिछले पूरे साल किसी अलग पैटर्न पे पढ़ा था। तीसरा जो था कि जो मंथली असेसमेंट थी, मंथली असेसमेंट कुछ बोर्डों में तो हुई है पर कुछ बोर्डों में मंथली असेसमेंट का प्रावधान नहीं है, तो इसलिए उनके सामने समस्या आ जाएगी। तो इसका बीच का रास्ता यही कि हमें कोई ऐसी एक ऑफलाइन और ऑनलाइन एक मोड जोड़ दिया जाए उसमें कि ऑनलाइन उसका पेपर भेज दिया गया, उसने ऑफलाइन उनको किया, उसके बाद वो स्कैन किया और उन पेपर को असाइनमेंट को सबमिट करा दिया। उससे बच्चे का साल भी खराब नहीं होगा, पैटर्न तो उसका वही रहेगा और सभी चीजों में हमें उस जो बेनिफिट हमें मिल पाएगा इस चीज का। बिल्कुल। मैं यहाँ गौतम कुमार जी आपसे जानना चाहूंगी, अभी जिस तरीके से अनुराग धारीवाल जी ने कहा कि एक तो सेल्फ असेसमेंट का तरीका हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेज दिया जाए, ऑफलाइन छात्रों से सॉल्व करके उस कॉपी को जमा कर दें। इन दोनों ही तरीकों में सबसे ज्यादा बेस्ट आपको क्या लगता है? क्योंकि दूसरे वाले तरीके में मुझे ये लगता है कि उसमें विश्वसनीयता जो है वो उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही है कहना मैम, क्योंकि अगर हम
ये सिस्टम रखे कि हम पेपर्स को दे दें, पीडीएफ बनाकर सेंड कर दें और उनको एक प्रॉपर टाइम दें, उनके बाद वो सबमिट करा दें, तो इसके एग्जाम की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। क्योंकि सभी बच्चे जो अपलोड कर सकते हैं एक्सपर्ट्स को बिठा लेंगे और पेपर सॉल्व करवा के अपलोड कर देंगे जी। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको चैलेंज करने का। एक्चुअल में एग्जामिनेशन का मतलब है एक्चुअल असेसमेंट। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, उनकी 12th क्लास में प्रॉपर स्कूलिंग भी नहीं हुई है, फिजिकल क्लासेस भी नहीं हुई है, उनके सिलेबस भी कुछ डिडक्ट हुए हैं, लेकिन अगर मैं उनको पीछे 10th या 9th, 10th, 11 के असेसमेंट्स को देखूं, कंटिन्यूअसली असेसमेंट, मैं पर्टिकुलर एक ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ईयर में हो सकता है बच्चा की बीमार हो, कोई भी रीजन जिससे उससे असेसमेंट ना हो पाया, पर अगर मैं 3 साल का एवरेज लेकर उसका कोई ऐसा पैटर्न लगाए जिससे कि एक उसमें एक बिल्कुल जेन्युइन असेसमेंट होगा मैम, बिकॉज 9, 10th, 11 में कि कंसिस्टेंटली किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन पेपर देकर और आंसर अपलोड करने वाली बात है, फिर वहां एक बड़ा इनजस्टिस की बात हो जाएगी कि जिनके पास एक्सपर्ट्स नहीं है वो बेचारे खुद ही पेपर कर रहे हैं, जिनके घर में टीचर्स अवेलेबल है वो होम ट्यूटर्स को साथ में बिठा लेंगे, पेपर सॉल्व कराएंगे, मैडम अपलोड कर देंगे। तो इससे फिर वही बात होगी, अल्टीमेटली आगे उनको उसके बेस पर, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उनको एडमिशन, परीक्षा लेना या ना लेना एक बराबर हो जाएगा, उसका कोई फायदा यहाँ दिखाई नहीं देता। कोई फायदा नहीं है मैम। मेरा मानना है अगर ऑनेस्टली करना है तो इनको इंटरनल असेसमेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। 9, 10th, 11 इन तीनों के इंटरनल असेसमेंट की कुछ एवरेजिंग करनी चाहिए, कोई ऐसा फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि वो सारे ऑनेस्टली एग्जाम दिए हुए हैं मैम। लेकिन 12th में ये अपलोड करना मैम, मैं इसमें डिसऑनेस्टी बहुत ज्यादा होगी, पार्शियलिटी होगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टीचर्स का एक ग्रुप इकट्ठा हो जाए, हर बच्चे को अपना अपना लैपटॉप या मोबाइल दे दे, बोले मैं सॉल्व कर रहा हूँ तुम करके दे दो, किस बेस पे आप उसको चैलेंज करेंगे, कब तक उसको चैलेंज करेंगे? तो अल्टीमेटली अगर ऑनेस्टली असेसमेंट करना है मैम, तो 9, 10th और 11 के बेस पे इंटरनल असेसमेंट देख लीजिए, प्री बोर्ड देख लीजिए। मे बी इस ईयर को आपको नहीं कंसिडर करना, मत कीजिए, क्योंकि इस ईयर मैम ड्यू टू नेटवर्क इशू कई बच्चों ने क्लासेस भी नहीं ली, कईयों ने क्लास भी अटेंड नहीं करी, नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से उनको सिलेबस भी नहीं पता है, फिजिकल स्कूलिंग नहीं भी, बट 9, 10th, 11 को उन्होंने ठीक से स्टडी किया मैम। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी मैम 10th और 11th के मार्क्स को भी कंसीडर करती है, अदरवाइज एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे एग्जाम कंडक्ट कराती है। मिनिमम एलिजिबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटीज का 50-60% है, 60% एवरेज है मैम। तो 60% एवरेज जनरली अगर मैं मानूं कि 9, 10, 11 तो बच्चों को आ जाएगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, किसी का फिर वही इशू आ गया मैम, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, कोई ऐसी इशू आ गया, उनका पेपर छूट गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई, वो भी रिस्पॉन्सिबल था, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो गौतम जी, इस वक्त में आप चैलेंजेस जो है वो किस तरीके से देख रहे हैं कि सरकारों के सामने खड़े हुए हैं इस वक्त में, जब यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होने की बात सामने आ रही है, तैयारी को लेके ही अभी उलझी हुई हैं चीजें, तो क्या यहाँ देरी कर दी गई है? इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, विशाल मेरठ से जुड़े हैं। स्वागत है आपका विशाल, रखें अपनी बात। हेलो जी विशाल जी, बहुत स्वागत है, रखें अपनी बात। जी हम चाहते हैं कि एग्जाम्स कैंसिल हो, और कुछ नहीं, हमारी जिंदगी का सवाल है, एग्जाम्स तो बाद में भी हो सकते हैं, जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा फिर एग्जाम्स का, हम सफल होके क्या करेंगे? चले विशाल, क्या आप खुद एक स्टूडेंट हैं? जी, आप खुद एक स्टूडेंट हैं क्या? जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से ये बात कर रहे थे उससे खुद लग रहा था कि अभी उस दौर से ये गुजर रहे हैं जिसको लेकर सभी चिंतित हैं और उसका हल निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी गौतम जी। जी मैम, देखिए मैम, ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इंडिया में तो है, ग्लोबल इशू है, सबको पता है ड्यू टू कोविड। ये कुछ हमने प्री एस्टिमेटेड सिचुएशन नहीं है मैम। आज ये कहते हैं हम जुलाई में एग्जाम करा लेंगे, मैम सवाल ये उठता है क्या किसी ने मार्च में एज्यूम किया था कि अप्रैल में इतनी खराब पोजीशन आ जाएगी? आज ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम जुलाई में पेपर करा लेंगे, 15th जुलाई ऑनवर्ड मैम। अगर और अभी देखिए, इन सबको पता है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं मैम इन चीजों को, डॉक्टर्स भी इन चीजों को जानते हैं कि जो इससे पहले का दौर था वो वृद्धों के लिए था। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उनमें बुजुर्ग लोगों के ऊपर आया था। ये युवाओं का दौर है जिसमें युवाएं जा रहे हैं। और ऑलरेडी हमारे मुख्यमंत्री साहब भी और हमारे सिसोदिया साहब ने भी बोल दिया है कि देखिए आने वाला दौर जो अलार्मिंग है बहुत ज्यादा बच्चों के लिए। बच्चों के दिमाग में तो जान बचाने की मुसीबत है मैम। वो एग्जाम क्या कंडक्ट कराएंगे? आपने एग्जाम में एक पैटर्न दिया था 15 मिनट्स का, बच्चे को कंसंट्रेट होकर उसको पढ़ने के लिए। मैम पेपर की जो प्लानिंग होती है 3 आवर की, वो फर्स्ट 15 मिनट्स में हो जाती है। जो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया कि आप स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना। मैम इस सर्कमस्टेंसेस में क्या बच्चों की मानसिक स्थिति ये होगी कि जाके जो वो सोच रहे हैं वो लिख दें? खास तौर से पूरे रास्ते पर उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न होगा। कोई मुझे टच ना हो जाए, कोई मेरी क्लास में छींक तो नहीं रहा, कोई क्लास में खांस तो नहीं रहा।
कोई मेरा दोस्त कोई पॉजिटिव तो नहीं आ गया, इसको फीवर हो रहा है, इसकी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो अल्टीमेटली मैम जब दिमाग में इतनी बॉदरेशन होगी तो पेपर क्या अटेम्प्ट करेंगे? एक तो पहले ही ऑलरेडी वो डिस्टर्ब है मैम, ऊपर से आप उनकी इवैल्यूएशन करने की बात कर रहे हैं और फिर उस बेस पे आप इवैल्यूएशन करोगे, तो अल्टीमेटली उनकी सही असेसमेंट कहाँ हुई मैम? उनकी मानसिक दशा को देखे बिना आपने उसका असेसमेंट कर दिया, तो क्या 1.5 आवर के पेपर पे उसका करियर डिसाइड कर दोगे मैम? आप उसके करियर के लिए जरूरी है मैम कि आप एटलीस्ट उसकी रेगुलर इंटरनल असेसमेंट के बेस पे मार्किंग कर दीजिए। पेरेंट्स के लिए, आपके लिए स्टूडेंट का जाना एक नंबर है मैम, पर एक पेरेंट्स के लिए एक बच्चे का जाने का मतलब उनकी जिंदगी खत्म हो गई। तो जहां जीवन का सवाल है, मैं समझता हूँ कि भविष्य बनाने के लिए पास हमारे पास बहुत समय है, हम बना सकते हैं। बिल्कुल, भविष्य और जीवन में से प्राथमिकता जीवन को ही यहाँ दी जानी जरूरी है। अनुराग धारीवाल जी, क्या लगता है यहाँ पर ये जो परीक्षा की घड़ी है सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, सरकारों के लिए भी बहुत ज्यादा है। क्या ये मुश्किल और कठिन प्रश्न पत्र जो है वो सॉल्व कर पाएंगी सरकार, हमारी केंद्र सरकार इसका क्या तोड़ निकाल सकती है? बिल्कुल, देखिए मुश्किल घड़ी है और इसी घड़ी के लिए जो अभी गौतम जी ने बताया कि देखो बच्चों का विद्यालय में जाना अभी उचित नहीं है। इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं। यदि कोरोना पेशेंट घटे हैं तो वो वैक्सीनेशन या ओरिजिन से नहीं घटे, वो लॉकडाउन की वजह से घटे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बन गई, बच्चे बाहर कम जा रहे हैं। पर जब जैसे ही दोबारा गैदरिंग इकट्ठी होगी तो आपको कोरोना का रिस्क दोबारा फिर बढ़ सकता है। तो वो रिस्क तो नहीं लिया जा सकता कि बच्चों को विद्यालय भेजा जाए, क्योंकि सिर्फ विद्यालय में पहुंचना ही महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें ऐसा लगता है कि एक सेल्फ असेसमेंट का जो तरीका है वही बेस्ट हो सकता है, और अगर उसको लेके चलते हैं तो समस्या जो है हल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो 14 अप्रैल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी थी और 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई बैठक में किया गया था। अब एक बार फिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या परीक्षा की घड़ी आ गई है, और अगर अभी नहीं तो फिर इसके लिए और कितना इंतजार करना होगा। इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं आपको। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।